प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 आरोह भाग 1 गद्य खंड का जो चौथा पाठ है विदाई संभाषण, उसका सारांश बता रही हूँ। तो सारांश को बताने से पहले इस निबंध को जिसने लिखा है वह है बाल मुकुंद गुप्त और यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। व्यंग्यात्मक निबंध मतलब किसी के बारे में अगर हम कोई व्यंग करते हैं तो उस शैली को व्यंग्यात्मक शैली कहा जाता है। तो बाल मुकुंद का जन्म सन 1865 गुड़ियानी ग्राम रोहतक जिला हरियाणा में हुआ था और इनके जो प्रमुख संपादन थे वह थे अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी वह थी शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1907 में। जो बाल मुकुंद गुप्त जी की जो शुरुआत थी वह जो शिक्षा ली थी उन्होंने उनकी उर्दू में हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी सीखी और विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक है। गुप्त जी की पत्रकारिता, जो गुप्त जी थे वह पत्रकारिता में भी सक्रिय थे। वे राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का एक हथियार था। तो जो यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा जो यह निबंध लिखा गया है विदाई संभाषण, वह उसमें जिस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था उस समय हमारे देश में जो वायसराय बन के आए थे लॉर्ड कर्जन, उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने हमारी जनता के साथ अत्याचार किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनका शोषण किया और ऐसे बहुत से कानून बनाए गए जिससे भारत की जनता को परेशानियाँ हों। तो वो कहती हैं, जो बाल मुकुंद गुप्त हैं लेखक, कहते हैं कि जो भी उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने भारत विरोधी कार्य किए उसके कारण उन्हें इस देश की जनता ने कभी भी नहीं अपनाया। और लेखक कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो कारस्तान है, वो कारस्तान करने वाला है वो है ईश्वर, और ईश्वर के सामने कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुमने उससे कह रहे हैं, कर्जन से कहना चाहते हैं कि तुम जब इस देश में आए तो तुमने इस देश के लिए बहुत कुछ सोचा होगा और तुम सोचते होगे कि तुम्हारा शासन इस देश में बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो तुम सुखांत के साथ इस देश में आए थे उसका दुखांत ही हुआ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों से जो हमारी जनता है वह बहुत अधिक पीड़ित हो गई थी, जिससे यहाँ की जनता ने भी आपको अपनाया नहीं। तो जो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पहले जो 2 बार वो यहाँ के वायसराय बने थे, पहली बार जब आए थे तो 1899 से 1904 तक और उसके बाद 1904 से 1905 तक वो 2 बार वायसराय हमारे देश के बने थे। लेकिन जो कार्य करने के लिए वो यहाँ पर आए थे उन कार्यों को उन्होंने कभी भी नहीं किया और हमेशा वह अपने ब्रिटिश शासन का वर्चस्व स्थापित करना ही चाहते थे और वह देश के संसाधनों को अंग्रेज़ों के हित के लिए ही हमेशा उन्होंने उसका उपयोग किया। और उस समय प्रेस तक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब कोई भी अपने अनुसार कोई भी चीज़ें नहीं छप सकती थी, जो भी छापा जाएगा अंग्रेजी शासक से उसकी उन्हें आज्ञा लेनी पड़ती थी। तो जो बंगाल विभाजन हुआ वह भी लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो वो कहते हैं कि जो विदाई का ये समय है वह समय सबके लिए बहुत दुखदाई होता है और वो कहते हैं कि आपने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए लेकिन हमें आज भी थोड़ा आपके जाने का गम हो रहा है। तो वो कहते हैं कि जो हमारा देश है वह देश ऐसा देश है जहाँ मनुष्य ही नहीं जानवरों को भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख होता है। तो यहाँ पर वह शिव शंभू की 2 गायों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक पंडित था जिसके पास 2 गायें थी, उसमें एक गाय बहुत सीधी थी और दूसरी गाय बहुत तेज।
तो वो क्या करती थी, सीधी गाय को हमेशा अपने सींगों से मारा करती थी। तो जब उसके मालिक ने उसमें से तेज गाय को, जो उसको सीधी गाय को मारती थी, उसे बेच दिया ताकि वह उसको परेशान ना करे, तो जो सीधी गाय थी वह उसके जाने से खुश नहीं हुई। उसने ना अन्न खाया, ना उसने पानी पिया। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वह इन गायों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर आप जा रहे हैं, हाँ आपने हमारे ऊपर इतने सारे अत्याचार किए हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा आपके जाने का दुख है। हमारा एक देश ऐसा है जहाँ जानवरों को भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने लॉर्ड कर्जन की तुलना नादिर शाह से की है। नादिर शाह एक ऐसा शासक था जिसने कत्लेआम मचाया था, लेकिन उसके प्रजा ने जब गिड़गिड़ाकर उनके सामने उन्होंने प्रजा ने उनसे कहा कि आप इस कत्लेआम को बंद कर दो, तो उन्होंने नादिर शाह ने भी उन लोगों की बात को मान लिया था। लेकिन आप उनसे भी क्रूर निकले, क्योंकि जब आपने बंगाल विभाजन किया 1905 में, तब करोड़ों लोगों के द्वारा ये कहने के बाद भी बंगाल विभाजन आप मत कीजिए, आपने उनकी बात नहीं मानी और अपने मन की बातें, अपने मन के कार्य किए, और बंगाल विभाजन आपकी इसी जिद के कारण हुआ था। तो वो कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में का अंत होने का उन्हें अत्यंत दुख है, और किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि आपके शासन इतनी जल्दी यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने इस देश के विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं किया, और आपने यहाँ की जो आर्थिक संरचना है उसको बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया, और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को आपने नष्ट कर दिया। अमीर और संपन्न वर्ग के, जो अमीर वर्ग थे वह संपन्न वर्ग थे, आपके इशारों पर नाचा करते थे। शिक्षित वर्ग को वह अपने सामने देखना नहीं चाहते थे। और लेखक कहते हैं कि उनकी जिद के कारण बंगाल का विभाजन हुआ, और इसी जिद के कारण उन्हें अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि जब एक बार लॉर्ड कर्जन ने अपने किसी व्यक्ति को अंग्रेजी शासन के एक बड़े पद पर नियुक्त करने के लिए अंग्रेजी शासकों से कहा, तो उनकी इस बात को नहीं माना गया। तो जिससे गुस्सा होकर उनकी यह जिद थी कि उसके अनुसार एक भर्ती पर उसकी व्यक्ति को रखा जाए, लेकिन जब उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो लेखक कह रहे हैं कि आपकी जिद ने एक तो बंगाल विभाजन किया, दूसरा आपको अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। तो वो कह रहे हैं कि जो जनता है, वह जनता आपके कार्यों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और वो कह रहे हैं कि अगर आपने जो इस देश के लिए अगर कोई भी ऐसा कार्य किया हो जिसको आप कहना चाहते हो, लेकिन आप ऐसे कुछ भी बातें, आपने इस देश में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके बारे में आप कह सकें। तो यहाँ पर वह एक राजकुमार के द्वारा एक उदाहरण देना चाहते हैं कि जो एक नर सुल्तान नामक एक राजकुमार था, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता उस नर कुमार, जो सुल्तान था राजकुमार, उसके गीत आज भी गाती है, क्योंकि उस राजकुमार ने अपनी विपत्ति के दिन नरवरगढ़ नामक राज्य में काटे थे। उसने एक चौकीदार से लेकर उस राज्य में एक ऊंचे पद तक भी उसने कार्य किया था, और लेकिन जब उसे उस राज्य से जाना पड़ा तो उसने वहाँ की जनता, वहाँ की भूमि, वहाँ के अन्न जल का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया। तो उन्हें आदरपूर्वक उसने प्रणाम किया, उस देश को जहाँ पर वो रहा था। लेकिन भारत की जनता आज भी उस कृतज्ञ राजकुमार के गीत गाती है, उसे याद करती है। तो वो कह रहे हैं लेखक कि आप इस देश में आए, आप इस देश में रहे, लेकिन आपको जिस उद्देश्य से इस देश में भेजा गया था वह उद्देश्य आपने पूरा नहीं किया, क्योंकि जिस जगह पर आप रहते हैं उसका विकास, वहाँ के प्रजा की सुख शांति का जो जिम्मेदारी होती है वह उस शासक के ऊपर होती है जो उस देश पर शासन करता है। लेकिन आपके पास इस प्यारी जनता को, जो देश की जनता है, उसे कहने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है।
तो वो कहते हैं कि अंत में लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लेखक कहते हैं, क्या आप भी ऐसा विदाई संभाषण कह सकते हैं जैसे उस राजकुमार ने किया था, जिसमें आप अपने स्वार्थ का, अपनी धूर्तता का उल्लेख करें, भारत की भोली भाली जनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। क्या आप भारत के प्राचीन गौरव व यश के फिर से जागने की कामना कर सकते हैं? लेखक को यह विश्वास है कि यदि कर्जन ने ऐसा कर दिखाया तो जनता उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें क्षमा कर देगी। लेकिन जो लेखक यह जानता है कि लॉर्ड कर्जन अहंकारी है और उसमें किसी प्रकार की कोई उदारता नहीं है। तो जो ये पंक्तियां हैं जो मैंने यहाँ पर आपके सामने अभी पढ़ी हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि अगर आज जाते समय आप इस देश की जनता के सामने अपने किए गए कार्यों को कबूल कर सकते हैं, क्या इस देश की जनता का हमेशा अच्छा होगा इसकी कामना कर सकते हैं, या आपने जो कार्य इस देश के लिए किए उस किए गए कार्यों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन हमें यह पता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो लेखक है कहते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन है वह अहंकारी है और उसके अंदर बिल्कुल भी दया भावना नहीं है, और इसी के कारण उसका इस देश में शासन ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, और उसे अंत में वो कहते हैं कि हम सब क्या हैं, उस ऊपर वाले की कठपुतली हैं, और जैसा ऊपर वाला चाहता है वैसा ही हमें करना पड़ता है। आप अंग्रेजी शासक जो थे वो हमारे ऊपर राज्य करते थे, लेकिन इस शासन से भी ऊपर एक शासन है, और जो क्या चाहता है इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है।